डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लास्ट पीरियड में हमने प्राइमरी वोल्टेज सेल एंड सेकेंडरी वोल्टेज सेल देखा। प्राइमरी वोल्टेज सेल जो रिचार्जेबल नहीं है, सेकेंडरी वोल्टेज सेल जो रिचार्जेबल है। प्राइमरी वोल्टेज सेल का एग्जांपल देखा हमने ड्राई सेल, और सेकेंडरी वोल्टेज सेल का एग्जांपल देखा हमने लीड एक्यूमुलेटर बैटरी। तो आज के सेशन में, आज के पीरियड में हम देखेंगे फ्यूल सेल क्या होता है। तो नाम से ही पता चलता है, टाइटल से ही पता चलता है, फ्यूल सेल मतलब क्या, व्हाट इज द फ्यूल सेल। सो फ्यूल्स आर यूज्ड इन दिस सेल, in this battery. So fuels are combusts and that combustible energy is directly converted into the electrical energy. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल जलता है, फ्यूल कंबस्ट होता है और उसकी एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम फ्यूल सेल कहते हैं। और फ्यूल सेल का एग्जांपल है H2O2 फ्यूल सेल। तो आज का सेशन है H2O2 मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इसमें क्या क्या देखना है हमें, फिगर को ड्रा आउट करना देखना है। फिगर किस तरह से ड्रा आउट करते हैं ये अगर आपने सीखा ना तो कंस्ट्रक्शन अपने आप सीख जाएंगे। तो फिगर को ड्रा आउट करना सीखना है, फिर कंस्ट्रक्शन सीखना है, फिर रिएक्शन, सेल रिएक्शंस, कौन सी सेल रिएक्शंस होती है इसमें ये सीखना है। उसके बाद उसके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। दिस टाइप ऑफ सेल इज द वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं करता है। मतलब जो बाय प्रोडक्ट है इसका H2 and O2 जब कंबस्ट होगा तब क्या तैयार होगा पता है हमें। When H2 combines with O2 it forms the water. Water is not a pollutant. So byproduct is the H2O. So this type of cell is not produce pollution. It not increases pollution. Then another advantage is that H2O, this type of cell is mainly used in the space stations. Some astronauts are used in the space stations. तो क्या होता है, ये फ्यूल सेल कैरी होता है H2 का और O2 का कॉम्बिनेशन होता है। H2 और O2 इस सेल में कंबस्ट होते हैं, तैयार होता है H2O, और जो कंबस्टिबल एनर्जी है दैट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे मिल रही है और जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिल रहा है H2O, उसी H2O का यूज भी यहाँ पे हो रहा है। तो कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा मतलब कितनी, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी किससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो जो कोल होता है, बर्निंग ऑफ कोल, तो उस कोल को बर्न करते हैं और उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। तो उसकी इफिशियंसी है सिर्फ 40%। तो कोयले के जलाने से, कोल के जलाने से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी इफिशियंसी है सिर्फ 40%। इस H2O2 फ्यूल सेल की इफिशियंसी है 70%। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस फ्यूल सेल। 70% इफिशियंसी है इसकी। इसको जब H2O2 कंबस्ट होगा तब इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी विदाउट पोल्यूशन। जबकि कोयले के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बाय प्रोडक्ट तैयार होता है, इट एक्ट्स एज द पोल्यूटेंट एंड इंक्रीजेस पोल्यूशन। तो ये ऐसा नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे H2O2 फ्यूल सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मिली। अब डिटेल में देखेंगे कि H2O2 फ्यूल सेल क्या है, किस तरह से वो कंस्ट्रक्ट होता है, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, किस तरह से सेल रिएक्शंस होती है। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर को ड्रा आउट करना सीख लेते हैं। तो क्या करेंगे, चलो फिगर ड्रा आउट करेंगे इस बोर्ड पे। तो क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल बनाया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया यहाँ पे। फिर उसको क्या करना है, एक सीधी लाइन, फिर एक सीधी लाइन, मतलब एक कंटेनर बनाने जा रहे हैं हम। एक कंटेनर जिसमें एनोड को रखना है, जिसमें कैथोड को रखना है। तो ये कंटेनर बनाया यहाँ पे, हमें आसान है, सब आसानी से बना सकते हैं। एक कंटेनर बनाया, अब इसमें हमें फिट करना है एनोड को और कैथोड को।
तो इसमें एनोड को फिट करेंगे सबसे पहले। अब एनोड क्या है, तो एक तो पोरस कार्बन रॉड को इसमें डालेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे पोरस कार्बन रॉड को, मतलब एम्प्टी है, हॉलो है, अंदर से खोखला है। तो उस तरह का एक कार्बन रॉड इसमें रखेंगे। तो एक कार्बन इलेक्ट्रोड या कार्बन रॉड जो एम्प्टी है, ट्यूब जैसा है, तो ये ट्यूब जैसा कार्बन रॉड यहाँ पे बनाया हमने, कार्बन रॉड ट्यूब जैसा। अब इसको क्या करना है, इसको ऊपर से थोड़ा क्लोज कर देना है, ऊपर से ऊपर की साइड में इसको क्लोज कर देना है। तो ये हमने इस कार्बन जो पोरस है, जो एम्प्टी है अंदर से, तो इस तरह का कार्बन रॉड हमने बनाया। ये काम करेगा एनोड का। अब दूसरा और एक बनाएंगे उसी तरह का। तो ये सेकंड रॉड यहाँ पे हम बना रहे हैं कार्बन का, जो पोरस है, जो अंदर से एम्प्टी है। तो इस एम्प्टी या पोरस कार्बन रॉड बनाया हमने यहाँ पे दो। तो ये पोरस मतलब जिसको होल्स है, अंदर से एम्प्टी है, पोरस है जिसको पोर्स है, उसको पोरस बनेंगे बोलेंगे। तो पोरस कार्बन रॉड जो है ये काम करता है किसका, ये काम करता है एनोड का। लेफ्ट में है तो एनोड का काम करेगा। अब ये भी पोरस है, तो ये पोरस कार्बन रॉड ये राइट में है, ये राइट का काम करेगा कैथोड जैसा। तो ये हमने फिगर बनाया, अभी पूरी नहीं हुई है फिगर। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ऊपर से क्लोज करेंगे। तो इस रॉड को हमने ऊपर से क्लोज कर दिया। अब पोरस है मतलब इसको छोटे छोटे होल्स है, इसको जो पूरी ट्यूब है उस ट्यूब को। अब इसमें एक और एक ट्यूब डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे और एक ट्यूब बना रहे हम, ये ट्यूब बनाए हमने यहाँ पे, इसमें एनोड में ये छोटी ट्यूब बनाई, इसके अंदर अंदर से एक ट्यूब बनाई। फिर इधर एक उसी प्रकार के ट्यूब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम इसमें कैथोड में। तो ये कैथोड में हमने एक ट्यूब छोटी सी डाल दी इसके अंदर। अब ये ट्यूब किस लिए है, तो इससे हमें क्या पास करना है, इससे हमें पास करना है हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब से अंदर जाएगा, ये एरो दिखा रहे हैं हम। तो इस ट्यूब से ये हाइड्रोजन गैस अंदर जाएगा। और जो कैथोड है, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, एनोड पे चार्ज होता है निगेटिव, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल जैसा ही है, डैनियल सेल का टाइप। तो इससे इस ट्यूब से हम क्या भेज रहे हैं, इससे भेज रहे हैं, पास कर रहे हैं फोटो गैस। अब क्या होगा, ये पोरस हालो एम्प्टी कार्बन रॉड रखा, दूसरे सॉकेट में दूसरा एक उसी तरह का पोरस हालो एक कार्बन रॉड रख दिया। अब उसमें एक ट्यूब डाल दी, बेंड ट्यूब, हाइड्रोजन गैस पास करने के लिए। दूसरे में एक बेंड ट्यूब डाल दी, ऑक्सीजन गैस पास करने के लिए। जो लेफ्ट में है वो क्या है, एनोड है, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और राइट में कौन है, राइट में कैथोड है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। अब इन दोनों ट्यूब को रखना है, ये हॉलो है मतलब एम्प्टी है, और इसको रखना है हमें, इसको रखना है हॉट एक्वियस। ये क्या है, ये डॉट 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 क्या है, डॉट 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 है हॉट एक्वियस KOH सोल्यूशन। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है हॉट एक्वियस KOH सोल्यूशन। तो आप सब जान गए हैं अब इस कंस्ट्रक्शन के बारे में, फिगर के बारे में। तो एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड किससे बना है, और एक बात यहाँ पे बाकी है, एनोड बना है कार्बन से, और उसमें फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम है। तो इसमें क्या है, इसमें
प्लैटिनम है, वो प्लैटिनम किसका काम करेगा? प्लैटिनम काम करेगा कैटलिस्ट का। इसमें भी प्लैटिनम है तो ये भी क्या काम करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। तो फिगर आप समझ गए हैं। लेफ्ट में कार्बन रॉड है जो पोरस है, एम्प्टी है, हॉलो है, जिसमें एक बेंड ट्यूब है, किस लिए? हाइड्रोजन गैस पास करने के लिए। राइट में क्या है? राइट में उसी तरह का एक रॉड है, कार्बन से बना हुआ, एम्प्टी है, हॉलो है, उसमें भी एक बेंड ट्यूब है जिससे हम ऑक्सीजन गैस पास करने वाले हैं। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस यहां पे आएगा, ऑक्सीजन गैस इस सॉल्यूशन में आएगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? हॉट एक्वियस KOH सॉल्यूशन इज एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज अबाउट द फिगर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द H2O2 फ्यूल सेल। अब हम देखेंगे इसके सेल रिएक्शंस। H2O2 फ्यूल सेल का हम देखेंगे सेल रिएक्शंस, मतलब कौन सी रिएक्शंस होती है जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? हमें पता है एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और एनोड चार्ज कौन सा कैरी करता है? निगेटिव चार्ज कैरी करता है। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। अब एनोड से क्या पास कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन गैस। तो लिखा यहां पे क्या? हाइड्रोजन गैस। So this hydrogen gas adds with 4OH minus। अब ये OH minus कहां से? ये OH minus आए aqueous KOH solution से, मतलब इलेक्ट्रोलाइट से। तो ये OH minus aqueous लिखा, H2। अब ये तैयार होगा क्या? ये तैयार होगा 4H2O। मैं बताता हूं बैलेंस करके भी। 4H2O बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? H2 2H है तो इसको हम 2 से 2 कोएफिशिएंट लगाएंगे तो ये बने क्या? 4H है यहाँ पे। अब ये 4H इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे, 4H है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 1H। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू 4H प्लस बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस किया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखा हमने यहाँ पे। अब दिस 4H प्लस कंबाइंस विथ 4OH माइनस एंड इट्स कन्वर्टेड टू 4H2O। समझ में आ रहा है ना? ये 4H और ये 4H मतलब 8H और ये 4 ऑक्सीजन। ये 4 ऑक्सीजन तो हो क्या रहा है यहाँ पे? 2H2 gas combines with 4OH minus, it is converted to 4H2O by loss of 4 electron। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखेंगे कैथोड पे। ये समझ में आया तो आगे जाएंगे। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनोड से पास कर रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का ही होगा ना ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ OH माइनस। OH माइनस कहां से? ये एक्वियस सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट, उससे OH माइनस। सो दैट H2 गैस मतलब 2H2 गैस मतलब 4H releases 4 electron converted to 4H plus, and this 4H plus combines with 4OH minus and converted to 4H2O. So this is the oxidation process takes place on the anode. Second one is the at cathode. Cathode पे क्या होगा तो पता है हमें। cathode पे क्या होता है? cathode पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड से क्या पास कर रहे हैं हम? कैथोड से पास कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस को। तो लिखेंगे यहां पे क्या? ऑक्सीजन गैस लिखेंगे। कैथोड से पास कर रहे हैं ना ऑक्सीजन गैस, इसलिए लिखा हमने ऑक्सीजन गैस प्लस ये 2H2O जो लिक्विड फॉर्म में है प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो O2 गैस है वो पास कर रहे हैं हम, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीडेशन, और ये H2O उसी में तैयार हो रहा है। So this 2H2O molecules means 4H2O molecules released, in that 2H2O molecules are consumed in the reduction process. So यहाँ पे तैयार हो रहे हैं 4H2O molecules, यहाँ पे consume हो रहे हैं 2H2O molecules. So this O2 gas combines with the 2H2O liquid by gaining of 4 electrons. It is converted to, किसमें convert होगा ये convert होगा 4OH minus aqueous में। 4OH minus मतलब ये 2OH माइनस और 2H प्लस, बिकॉज एक H2O मॉलिक्यूल एक H प्लस देगा, दूसरा
और एक OH माइनस देगा और दूसरा H2O मॉलिक्यूल एक H प्लस देगा और दूसरा OH माइनस, मतलब यहाँ पे 2H प्लस 2 OH माइनस बनेंगे, मतलब और ये O2 कंबाइन होके मतलब इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होगा 4OH माइनस H2S में। तो अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है इसकी नेट सेल रिएक्शन। हमें पता है नेट सेल रिएक्शन जब लिखते हैं हम तब इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी बैलेंस्ड, इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस होना जरूरी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम उसको बैलेंस करते हैं किसी भी रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाइड करके। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्शन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इसको मैं हटाता हूं, ये समझने के लिए था। तो ये कैथोड पे ए रिएक्शन हो रही है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द एनोड नॉट ऑन कैथोड, एंड कैथोड पे ए रिएक्शन हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें नेट सेल रिएक्शन लिखना है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड। कैंसिल करते समय एक रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए, एक प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। और कुछ कैंसिल होता है क्या, देखिए, हाँ होता है। तो ये 4OH माइनस और ये 4OH माइनस गेट कैंसल्ड, ये माइनस साइड कैंसिल होता है। और क्या कैंसिल होगा, ये 4H2O और ये 2H2O है। तो 4H2O में से 2H2O माइनस करो तो बचता है कितना, 2H2O बचेगा। सो दिस 2H2O कैंसल्ड एंड दिस 2H2O गेट कैंसल्ड। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2H2O लिक्विड बचा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिक्विड लिखना है। तो ये 2 H2O मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, ये भी 2 H2O मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के। तो क्यों आया ये 2 H2O मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दिस 2 H2O मॉलिक्यूल्स एंड दिस 4 H2O मॉलिक्यूल्स कैंसल्ड एंड रिमेनिंग 2 H2O मॉलिक्यूल्स वी कैन राइट हियर। सो द नेट सेल रिएक्शन बिकम्स 2H2 गैस। हमें पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं ये वाटर किस तरह से तैयार होता है। हाइड्रोजन गैस मिक्स विद द कंबाइन और कंबाइन विद द ऑक्सीजन गैस, इट इज कन्वर्टेड टू H2O लिक्विड। सो H2 गैस कंबाइंस विद O2 गैस, इट इज कन्वर्टेड टू, क्या बचा है, 2H2O लिक्विड। सो दिस इज 2H2O लिक्विड। तो यही है नेट सेल रिएक्शन ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। कंबशन होता है किसका, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली ऑक्सीजन गैस से कंबाइन होता तो किसी भी जगह पानी तैयार होता, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, बहुत सारा है। So that hydrogen and oxygen why not combines and formation of water molecules। ऐसा होता तो यहाँ हवा में, बोर्ड पे, कहीं पर भी वाटर तैयार होता, वाटर ड्रॉपलेट्स तैयार होते। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉम्बिनेशन, मतलब H2 और O2 डायरेक्ट कंबाइन नहीं होंगे, उसको कंबस्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, ये फ्यूल सेल वहां पे लगाना पड़ेगा, इस तरह का फ्यूल सेल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये फ्यूल सेल की फिगर है, कंस्ट्रक्शन हमने देखा। यहाँ पे एक बात है और एक कि यहाँ से एक स्पेस होता है, उस स्पेस में से हम ये जो बाय प्रोडक्ट बना है H2O लिक्विड उसको निकाल सकते हैं। अब जरूरी बात यह है कि ये जो H2O लिक्विड बना है ना, दिस H2O लिक्विड जब एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं स्पेस स्टेशन में, तो ये जो फ्यूल सेल साथ में लेके जाएंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेंगे और जो H2O लिक्विड बना है इस H2O लिक्विड को ऐड करेंगे पीने के पानी में। आप सोचेंगे कि ये डायरेक्ट H2O लिक्विड यूज्ड एज द ड्रिंकिंग पर्पजेस, डायरेक्टली ड्रिंकिंग के लिए क्यों नहीं यूज होगा। आपको ये बात जानना जरूरी होता है कि बारिश का जो पानी होता है, जो रेन का, डायरेक्टली ऊपर के ऊपर पकड़ के हम उसको पी नहीं सकते। क्यों, क्योंकि उसमें कोई साल्ट नहीं है, दिस इज द डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर। तो ये प्योर वाटर है, तो इसका यूज ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई साल्ट ऐड नहीं होता है। जब बारिश का पानी धरती पे आएगा, जमीन पे आएगा, तो वो घुल जाएगा मिट्टी में और उसमें जो साल्ट है मिट्टी में, रॉक्स में, तो वो साल्ट उस पानी में घुल जाएंगे और वही पानी पीने लायक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मिनरल वाटर खरीद के पीते हैं। तो मिनरल वाटर में ना मिनरल होता है ना कुछ साल्ट होता है, तो उसको क्या करते हैं, फिल्टर करके पूरा साल्ट जो है, जरूरी साल्ट जो है वो भी निकालते हैं, जो
इम्प्यूरिटीज होते हैं वो तो निकालती है, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है बॉडी के लिए वो भी निकाल देते हैं और बना देते हैं उसको प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, जो किसी काम का नहीं है। और उसी वाटर को हम एज अ मिनरल वाटर खरीद के पीते हैं। तो यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि बॉडी को हमारे साल्ट की भी उतनी जरूरत है जितनी पानी की। तो क्या करेंगे, इस प्योर वाटर को मिलाएंगे, जो नॉर्मल वाटर होता है जिसमें साल्ट होता है, जिसमें मिनरल होता है, उस मिनरल वाटर या साल्टी वाटर में मिलाएंगे और फिर ये पानी पीने योग्य हो जाएगा या इसको हम पी सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द H2O2 फ्यूल सेल। फिगर देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, सेल रिएक्शंस देखा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सेल पोटेंशियल, किस तरह से H2O2 फ्यूल सेल का कैलकुलेट करते हैं। तो H2O2 का फ्यूल मतलब फ्यूल सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें पता है सेल पोटेंशियल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये फॉर्मूला है। अब इसमें कैथोड कौन है? ऑक्सीजन जिससे पास करते हैं वो। एनोड कौन है? जहां से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं वो एनोड है। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है ई कैथोड एंड एनोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है ई एनोड। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.4 वोल्ट और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.83 वोल्ट दिया हुआ है। तो कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.4 वोल्ट है और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.83 वोल्ट इतना है। अब हमें फॉर्मूला में रख देना है कैथोड की वैल्यू 0.4 वोल्ट माइनस कर देना ये माइनस। अब एनोड की वैल्यू रख देना है -0.83 वोल्ट। तो ये 0.4 वोल्ट, ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, ये हो जाएगा 0.83 वोल्ट। अब इसका एडिशन करना है तो ये आएगा कितना 3, ये 8 + 4 12, तो ये आएगा 2.1, तो ये कितना आया 1.23 वोल्ट। So cell potential of cell or E cell of H2O2 fuel cell is the 1.23 वोल्ट। मतलब एक H2O2 fuel cell कितना वोल्टेज देगा? 1.23 वोल्ट इतना वोल्टेज देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में इट इज यूज्ड इन लैबोरेटरी एज डीसी सप्लाई, इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल, इट इज यूज्ड इन टेलीफोन, इट इज यूज्ड इन पावर स्टेशन, अभी हमने एक्सप्लेन किया। So it is used in power station and initial stage of rocket launching. It is used in gas engine for ignition. It is used in inverters. फिर इसके एडवांटेजेस देखेंगे हम। तो एडवांटेजेस है इट डू नॉट हैव टू बी डिस्चार्ज्ड, ये डिस्चार्ज नहीं होता है। नॉन पोल्यूटिंग है, ये पोल्यूशन नहीं तैयार करता है। It provides electricity with an efficiency of about 70%, which is almost double of the efficiency of thermal plants, which is only 40%. अब इसके applications देखेंगे हम। These cells are used in spacecrafts. First time this cell was used in Apollo space program. In this cell, byproduct is the water vapors are condensed and added to the drinking water for the astronauts. Fuel cells are in the process to be used in new generation vehicles. Vehicle में भी इसका new generation मतलब अब जो नया vehicle तैयार होगा उसमें इस H2O2 fuel cell का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पेट्रोल और डीजल का यूज होता है उसको हटा के हम इस H2O2 फ्यूल सेल का यूज करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो और वही इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी को खींचती रहे, गाड़ी को भगाती रहे। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर जो भी हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होती जाएगी अगर ये अच्छी तरह से इसको डेवलप किया गया इस H2O2 फ्यूल सेल को। लेकिन डायरेक्टली हम इसका यूज नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि
हाइड्रोजन गैस इज द वेरी मच एक्सप्लोजिव, ये बहुत एक्सप्लोजिव है और एक्सप्लोड हो सकता है हमारा बाइक या कोई व्हीकल या कोई और फोर व्हीलर हो या चाहे टू व्हीलर हो, इसका एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये डेंजरस है इसका यूज़ करना अभी। तो जब ऐसा कंटेनर बनेगा तो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इजीली कंबस्ट होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी, जब वो बनेगा तब हम इसको यूज में ला सकते हैं व्हीकल में। तो पेट्रोल और डीजल की डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी जब ये H2O2 फ्यूल सेल का कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है द एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल्स यूजिंग मिथेनॉल। मिथेनॉल का यूज करके, थोड़ा सा मिथेनॉल पता है हमें, मिथेनॉल ये भी फ्यूल है। तो मिथेनॉल का यूज करके हम इस तरह की बैटरी बना सकते हैं जो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज सेल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका ड्रॉबैक आता है। ड्रॉबैक है इट इज़ द एक्सप्लोजिव वन, अभी हमने डिस्कस किया। तो एक्सप्लोजिव है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इसका जो अभी वोल्टेज देखा है हमने, तो इसका जो सेल पोटेंशियल है EMF है वो 1.23 है, लेकिन उसमें भी डेविएशन आता है रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से। तो दिस इज अबाउट द H2O2 फ्यूल सेल। तो आई होप आज का पूरा पीरियड आपने एंजॉय किया, सब आपको समझ में आया। तो पढ़ते रहो, प्रिपरेशन अच्छी तरह से करो। शायद कॉलेज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, कॉलेज के लिए फिलहाल अभी तो लॉकडाउन शुरू ही है, बाकी सब मार्केट खुल गया है, लेकिन कॉलेज अभी खुला नहीं है। तो तब तक हमें ये करना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिलेबस कम होगा तो सिलेबस कम नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं कि जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल है वो कम होगी तो वो भी कम नहीं होगी। जो ऑनलाइन पढ़ाई करता रहेगा, जो प्रैक्टिस करता रहेगा, MCQ सॉल्व करता रहेगा, वही मंजिल तक पहुंच जाएगा, वही नीट या JEE या आपकी जो भी CET है स्टेट लेवल की, उसको क्रैक करेगा। ये एक अच्छी बात है कि सभी स्टेट के लिए, सभी टाइप के एग्जाम के लिए सिलेबस लगभग सेम है। जैसे वो बोलते हैं ना, वन नेशन वन सिलेबस वन एग्जाम, तो उसी तरह से लगभग पूरा सिलेबस, पूरे स्टेट के लिए सिलेबस, पूरे स्टेट का सिलेबस और हर एक एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है। सिर्फ थोड़ी सोच में, थोड़ा एप्लीकेशन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो आई होप पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो। लॉकडाउन है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए